साथियों सभी क्लास को अपना एक लाइक और प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दें ये क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी का सभी एग्ज़ाम्स के लिए, रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए और सभी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अंत तक देखिए, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए भारत का 58.9% आबादी जो है वो कृषि उद्योग पर निर्भर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत में सबसे उच्चतम मानव विकास सूचकांक जो है वो साथियों केरल राज्य का है। याद रखिएगा केरल का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी इनमें से वो कौन सा देश है जिस देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। तो देखिए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना देश भारत, क्योंकि भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास की जो गति होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों मंद हो जाती है। ठीक है, याद रखिए, यानी आर्थिक विकास जो है वो घट जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। आगे देखते हैं, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं। तो देखिए आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार जो हैं वह साथियों सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, यानी इनमें से सभी ये सभी जो हैं आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार हैं। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो साथियों पहला मानव विकास सूचकांक जो है वो किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। तो महबूब उल हक ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो इनमें से प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी कब। तो 1 अप्रैल सन 1935 को, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री। राइट है ऑप्शन नंबर ए। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद देखिए सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया। तो इनमें से कौन सा वो आधुनिक यंत्र है जिसके आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान ये सर्वसुलभ हो गए थे। तो याद रखिए कंप्यूटर के आने के बाद। ऑप्शन नंबर सी। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो याद रखिए व्यावसायिक बैंक जो हैं उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1969 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी जो भी नियम होते हैं उसको कौन सी संस्था निर्धारित करता है। तो करेक्ट आएगा विश्व बैंक। याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक। देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाता है। तो याद रखिए विश्व बैंक का मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी में वाशिंगटन डीसी। ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो देखिए भारत में सबसे पहले योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में की गई थी। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना जिला का। देखिए बिहार की राजधानी जो पटना है, जो बिहार का एक जिला है, याद रखिए पटना का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों भारत। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन अपने देश में ही होता है, भारत में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो कौन सी संस्था के द्वारा की जाती है। तो सीएसओ के द्वारा। याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है किसको। तो देखिए भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो साथियों एक
1 अप्रैल से शुरू होता है जो कि 31 मार्च तक चलता है, उल्टा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र किन की रचना थी? तो अर्थशास्त्र किन की रचना थी? तो चाणक्य की। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो आप बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछे अर्थशास्त्र का जनक, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। याद रखिएगा एडम स्मिथ, है ना। आगे, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्र मुद्रा को साथियों, पत्र मुद्रा को। देखिए किस धातु को मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, यानी इनमें से कौन सा धातु है जिसका मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर होगा चांदी और सोना का। ठीक है, नेक्स्ट है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? तो टका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? तो याद रखिए केन्स ने। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस कथन को केन्स ने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो देखिए इनमें से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीएम को। ठीक है, एटीएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा साथियों 1975 में। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 ईस्वी में। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आरसी सरैया। देखिए सरकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में? तो आरजी सरैया के नेतृत्व में किया गया था। याद रखिए अभी इकोनॉमिक्स से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं पेपर में पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो करेक्ट होगा साथियों मुंबई को। मुंबई जो कि भारत का वित्तीय राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था सन 1904 ईस्वी में। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो भाई याद रखिए एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार सूचकांक है मुंबई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मुंबई का शेयर बाजार। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के नाम पर, ऑप्शन नंबर बी। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो देखिए एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का जो निर्माण होता है वो कृषि के द्वारा, उद्योगों के द्वारा और सेवाओं के द्वारा, यानी उपयुक्त तीनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता मिली है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, हार्डवेयर के क्षेत्र में नहीं। नेक्स्ट है, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो करेक्ट आएगा जुलाई 1991 ईस्वी में। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम जो है ये जुलाई 1991 में शुरू हुआ था। पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो करेक्ट होगा कोको कोला ने। याद रखिए कोको कोला। इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन सा एक भारत का बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो देखिए नोकिया भी नहीं है, सैमसंग भी नहीं है, डाबर है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, डाबर। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो साथियों राइट आंसर होगा इंग्लैंड में। याद रखिए उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत ये इंग्लैंड में हुई थी। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट होगा साथियों 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो बिहार में सेवा का अधिकार वर्ष 2011 में लागू हुआ था। राइट है ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आईएसओ का मुख्यालय। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिनेवा में। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा। निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? भाई यह खाने वाला जो पदार्थ है वो शुद्ध है कि नहीं उसकी गारंटी कौन देता है? तो देखिए एग मार्क। ठीक है, जिस वस्तुओं पर एग मार्क लगा होता है जिस खाद्य पदार्थों पर, उसका मतलब ये है कि ये जो खाने वाला वस्तु है वो जो है बिल्कुल शुद्ध है, स्वस्थ है, ये इसको खाने से कोई हानि नहीं पहुंचेगा। भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? तो भाई देखिए असम और गुजरात। याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए, भारत में जो बड़ी इलायची का उत्पादन होता है अधिकतम, वो होता है साथियों सिक्किम में। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। अगला है, भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज कौन सा है? तो भारत का सबसे उपयुक्त अनाज है साथियों चावल, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो काजू सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ होता है भारत में? तो केरल में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान है? तो सबसे अधिक चाय के बागान तो असम में है साथियों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना में अभी। अगला है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? तो भारत की जो अधिकतर बेरोजगारी होती है वो होती है संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो अभी मैंने बताया आपको कि सबसे पहले मानव विकास सूचकांक किसने जारी किया था? तो महबूब उल हक ने। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? याद रखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है MP। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात और निर्यात दोनों ही बंद, ना तो आयात होगा ना ही निर्यात होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है किस क्षेत्र में? तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है यह सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बिहार में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, ठीक है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा साथियों सेवा क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो राइट होगा गोवा का। याद रखिए, गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय यानी गोवा राज्य में प्रत्येक इंसान सभी राज्यों के प्रत्येक इंसान से अधिकतम पैसे कमाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो एक तो आय विधि और एक उत्पत्ति गणना विधि, दोनों ही। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। निम्नलिखित में आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? तो देखिए, आर्थिक विकास की सबसे बेहतर माप है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? तो देखिए, अगर आपको प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो देश की कुल जनसंख्या से, ठीक है, राष्ट्रीय आय को भाग देने से प्रति व्यक्ति आय जो है वो निकल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तो देखिए, करेक्ट होगा तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? तो करेक्ट होगा क्रो उमर ने साथियों, ऑप्शन नंबर डी। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ग्रेसम का जो नियम है ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? तो करेक्ट होगा विकसित देशों की। देखिए, जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, जापान, चीन, इनकी जो मुद्रा होती है वो हार्ड करेंसी होती है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा गर्म मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? मूल्य मापन, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण, ये सभी तो है। मूल्य का स्थिरीकरण ये मुद्रा का कार्य नहीं है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? याद रखिएगा साथियों विमुद्रीकरण, ऑप्शन नंबर ए। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है क्या? जब वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती है तो क्या होता है? मुद्रास्फीति होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति।
मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है कौन? तो याद रखिएगा, मुद्रास्फीति से लेनदार को लाभ होता है, यानी ऋणी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जो ऋण लेता है उसको लाभ होता है। गिल्ट एट बाजार किससे संबंधित है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, सरकारी प्रतिभूतियों से। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो करेक्ट होगा देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, यहाँ पर कोई भी आम व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देखिए, बैंक नोट प्रेस जो है ये साथियों देवास में स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी देवास। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर है 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो देखिए, फेडरल रिजर्व बैंक जो है ये साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड है वह साथियों यूटीआई, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का जो नियमन करती है वो संस्था है साथियों सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति में किस समिति द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर होगा फिरवानी समिति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? तो देखिए, चमकता हुआ सितारा जो है वो इंडियन बैंक का प्रतीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और अगर आपसे पूछे पांच चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? तो बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, करेक्ट आंसर है 1956 में, ठीक है, 1 सितंबर सन 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई थी, एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम की, ठीक है। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट ये मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो करेक्ट आंसर होगा रिजर्व बैंक के पास, ऑप्शन नंबर डी। नई मुद्रा यूरो को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, यूरोपियन कंट्रीज जो है, ठीक है, और यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं उनकी करेंसी है यूरो, ब्रिटेन को छोड़कर, क्योंकि ब्रिटेन भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, लेकिन ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड, ठीक है। बाकी सभी यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उन सभी देशों की मुद्रा का नाम है यूरो। तो नई मुद्रा यूरो को किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा 1999 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, इसका भी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? याद रखिएगा मानव पूंजी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक हैं? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोजगार सृजन की दृष्टि से, क्योंकि ये लघु और कुटीर उद्योग जो होते हैं ये बहुतों को रोजगार देते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है 1948 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों रूस की सहायता से, ऑप्शन नंबर सी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो देखिए, करेक्ट होगा ब्रिटेन के, ग्रेट ब्रिटेन के सहायता से। अगला है, विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? यानी विश्व का वह देश जो सोने का सबसे ज़्यादा खपत करता है, याद रखिएगा जापान, ऑप्शन नंबर ए। किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो देखिए, राइट आंसर होगा अभ्रक के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर सी। भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो राइट आंसर होगा 1951 ईस्वी में, ठीक है। भारत की प्रथम खनिज नीति 1951 में घोषित हुई थी। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो देखिए, राइट आंसर होगा जापान को, ऑप्शन नंबर ए। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? तो देखिए, राइट आंसर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर सी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो साथियों, भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो है कपड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए, चीनी के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान है ब्राज़ील का। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो भारत में उदार औद्योगिक नीति जो है इसको साथियों 1991 में अपनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जिसका संबंध है दुग्ध
या दूध उत्पादन से। ये कब प्रारंभ हुआ था? तो 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों, आज का क्लास आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। सभी साथियों को वंदे मातरम।